आज अपन पार्ट 1 में आगे पढ़ेंगे। कल अपन ने पढ़ा था नेपाल के बारे में कि किस तरह वहाँ पे लोगों ने जन आंदोलन किया और अपने संविधान का निर्माण किया। अब हम शुरू करते हैं। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, कि मतलब संविधान में हमारा जो शासन है उसकी पूरी व्यवस्था को सही करना या तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या शासन व्यवस्था चुनी है, वह निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। और संविधान में जो नेपाल का जो संविधान था उसमें ये कहा गया था कि भाई किसी भी देश के शासन की बागडोर या तो राजा के पास होगी या मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी, और जो लोकतांत्रिक शासन, जो जनता का शासन है, उसमें एक पूरा सिस्टम होगा, पूरी व्यवस्था बनाई रखी जाएगी, है ना। और उस व्यवस्था में संविधान द्वारा जो नियम, कानून और निर्णय बनाए गए हैं, नियम तय किए गए हैं, उसी के अनुसार उस व्यवस्था को चलाया जाएगा। तो इसीलिए किसी भी देश का शासन व्यवस्था या राज्य व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए संविधान द्वारा नियम बनाए जाते हैं। इसीलिए संविधान की बहुत ही आवश्यकता होती है, संविधान महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब है लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। अब लोकतंत्र में हम वोट करते हैं और वोट के आधार पर अपने नेता को चुनते हैं, और नेता हमारी पसंद का होता है तो वो हम क्यों चुनते हैं? ताकि वो हमारी सत्ता की जो जिम्मेदारी है उसे सही ढंग से संभाल सके या उसे उपयोग में ले सके। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन अब हम नेता तो बहुत अच्छे से सोच समझ के बना देते हैं, लेकिन हमारे में यह आशंका भी, एक शंका भी रहती है कि इसे नेता तो बना देंगे, लेकिन क्या पता बाद में ये अपने पावर का गलत उपयोग भी कर सकता है। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है, और नेता अपने पावर का गलत उपयोग न करे, इसके लिए हमें संविधान की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसमें संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि संविधान में जो नियम और कानून बनाए गए हैं उसके आधार पर हम किसी भी राजनेता को उसके गलत कार्य करने पर सजा दिलवा सकते हैं या उसे उसके पद से हटा सकते हैं। तो राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। और राजनेता जब पावर में आ जाता है तो वो अपने पावर का गलत उपयोग कर सकता है, तो इसके लिए और वो लोगों के साथ अन्याय भी कर सकता है, और उस अन्याय से बचाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर एक कहानी देखिए। अब यहाँ पे ये टीचर है, टीचर क्लास से किसी कारणवश बाहर जाती है तो वो सुरेश को मॉनिटर बना देती है। और सुरेश क्या करता है कि जैसे टीचर बात जारी होती है तो वो जब टीचर वापस आती है तो वो कहती है कि ये क्योंकि अब पूरी पावर किसके पास आ गई? मॉनिटर के पास आ गई। टीचर चला गया, तो जब टीचर वापस आती है तो वो अब पावर आने के बाद उसे अच्छा कार्य करना चाहिए, लेकिन ये गलत कार्य कर रहा है। ये कंप्लेन कर रहा है कि ये झूठी बोल रहा है, कि शोर कर रहा था इस तरीके से। तो मतलब ये अपने पावर का गलत उपयोग कर रहा है, और इस तरीके से फिर जो दूसरा स्टूडेंट था उसे सजा भी मिल गई। तो ये इस चित्र के माध्यम से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि पावर आने के बाद अगर उसका गलत उपयोग होता है तो संविधान में इसके लिए नियम और कानून भी बनाए गए हैं, और इसके लिए हमें और सत्ता में आने के बाद उन प्रतिनिधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उनकी शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। और लोकतांत्रिक समाज में संविधान ही एक ऐसा
तरीका है जिसमें एक ऐसे नियम बनाए गए हैं, वे नियम तय करते हैं कि राजनेता के हाथों में जो सत्ता है उसके दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून, मौलिक अधिकारों वाले खंड दिए गए हैं और उनके सत्ता पर प्रतिबंध लगाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हमारे संविधान में कई नियम और कानून बनाए गए हैं। ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा वहाँ, और ये आपने कक्षा 7 में भी पढ़ा है कि जी ओम प्रकाश को किस तरह से एक दलित होने के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। अब हमारे देश में सभी को समानता का अधिकार दिया जाता है, लेकिन जो दलित होते हैं, निम्न जाति के लोग होते हैं, उनके साथ आज भी जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है, ऐसा कहना है हमारे संविधान का कि चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, या किसी भी नस्ल का हो, या किसी भी स्थान पर रहने वाला हो, उसके साथ किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है और इस समानता के अधिकार के आधार पर सभी नागरिकों को समान समझा जाएगा। लेकिन जो हमारे व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में इस समानता के अधिकार का शोषण हो रहा है और लोग आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव भी करते हैं। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। और हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह दूसरे कमज़ोर समूह पर अधिकार न करे या उसके खिलाफ अपनी ताकत का प्रयोग न करे। नीचे दिए गए चित्रपट कथा में कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये गर्ल्स की टीम है, ये बॉयज़ की टीम है, दोनों ही खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल। अब लड़कियाँ कहती हैं हम बास्केटबॉल खेलते हैं, तो ये लड़के कहते हैं नहीं हम क्रिकेट खेलेंगे। तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। हमें सदा ये वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। अब लड़कों की संख्या 20 है और लड़कियां कितनी हैं? 5 है। तो इस तरीके से लड़के ज़्यादा हैं तो उनकी बात मानी जाती है और हमेशा लड़कियों को नहीं खेलने दिया जाता है। मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। अब बहुमत के आधार पर कि भाई लड़कियों की संख्या ज़्यादा है और लड़कियों की कम है, तो जिनकी ज़्यादा है कहते हैं हाथ खड़ा करो, कौन कौन क्रिकेट खेलना चाहता है। तो संख्या ज़्यादा है लड़कों की तो ऑटोमेटिक हाथ ज़्यादा हो जाते हैं, बहुमत हो जाता है। तो इस तरीके से वो लड़कियाँ कहती हैं कि इसके लिए टीचर को कोई नया रास्ता ढूंढना चाहिए। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं, और जैसे ही कहते हैं तो लड़कों की संख्या गिनती में भी ज़्यादा ही होती है तो उनका बहुमत होता है, और इस तरह के लड़के जीत जाते हैं और उन्हें क्रिकेट खेलने की इजाज़त मिल जाती है। अब लड़के करते हैं हा हा, हम जीत गए, हम जीत गए, इस तरह वो खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लड़कियों के साथ ये भेदभाव किया जा रहा है। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहाँ बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है। और कई बार हम देखते हैं कि हमारे लोकतांत्रिक समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें बहुमत गुट वाला, जिसमें बहुमत संख्या होती है, लोगों की ज़्यादा संख्या होती है तो उनकी बात को मान लिया जाता है, और जो कम संख्या में लोग होते हैं उन हालांकि वो उस बात के लिए एग्री नहीं होते, लेकिन फिर भी उनकी बात को नकार दिया जाता है, और जिनकी संख्या ज़्यादा होती है उसकी बात मान ली जाती है, जिससे अल्पसंख्यकों को नुकसान होता है। जैसा कि हम चित्रकथा पट से पता चलता है,
बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है और इस तरह जिसका बहुमत होता है वे हमेशा उनकी बात मान ली जाती है, जिससे हमारे समाज को खतरा होता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप में उपलब्ध हो, और इससे हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी नियम और कानून बनाए गए हैं, इसलिए भी हमारा संविधान बहुत ही जरूरी है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिससे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा देते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।